हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। हमारा जो छठा अध्याय है वो चल रहा था, समन्वय एवं नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली क्लासों के अंदर हमने मानव के तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरु रज्जु, प्रतिवर्ती क्रिया, इन सब के बारे में डिस्कस किया। तो हमने जिस प्रकार देखा कि मनुष्य के अंदर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, क्रियाओं को सम्मिलित करने के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो पौधों के अंदर इन सब क्रियाओं के लिए क्या होता है, क्या उनमें भी कोई ऐसा सिस्टम होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, पौधों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। मनुष्य का शरीर एक जटिल शरीर है, पौधों में इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं होता है। हाँ, कुछ पौधों के शरीर है वो अनुक्रिया करते हैं, जिसे टच किया तो कोई एक पौधा होता है छुई मुई का पादप, वो टच करते ही सिकुड़ जाता है। तो उनमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण वो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। या पौधों के अंदर वृद्धि होती है, जड़ की वृद्धि, जमीन के अंदर तने की वृद्धि ऊपर की तरफ होती है। तो ये सारी कुछ वृद्धि भी होती है, कुछ अनुक्रियाएं भी होती है। लेकिन मनुष्य की तरह, अन्य जीवों की तरह पौधों में कोई जटिल तंत्रिका तंत्र या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम पौधों के बारे में देखते हैं। पादपों में समन्वय यानी किस प्रकार होता है। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही मांसपेशियां होती है। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, यानी ना तो उनमें तंत्रिका तंत्र है, ना ही उनके अंदर मांसपेशियां, तो फिर वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करेंगे। देखिए, जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वो मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर यानी जमीन की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है, छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, ये तो एक स्पर्श के कारण उसमें कोई संवेदना होती है, उसमें गति का कोई फर्क नहीं होता है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशी गति वृद्धि के कारण होती है, यानी नवोद्भिद पादप ऊपर की तरफ तना बढ़ता है, नीचे की तरफ जड़ बढ़ती है, तो वो उसकी वृद्धि से संबंधित गति है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी इनकी वृद्धि के कारण ऐसी गति होती है। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक तो वृद्धि पर आश्रित जैसे नवोद्भिद पादप में होती है, और दूसरी वृद्धि से कोई मतलब नहीं होता, जैसे छुई मुई की पत्तियों को आपने छुआ तो वो क्या की, झुक गई। तो दो प्रकार की वृद्धि होती है, ध्यान रखना, पौधों में अंडरलाइन कर लेना, एक तो वृद्धि पर आश्रित और दूसरे वृद्धि से मुक्त। अब पौधों में उद्दीपन से तत्काल अनुक्रिया कैसे होगी, यानी आपने पौधे के किसी भाग को टच किया, उसको कोई चेंज करना चाहा तो उसमें अनुक्रिया किस प्रकार होगी। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं। जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है। तो देखिए, ये छुई मुई का पौधा है, जैसे इसको टच किया ये पत्तियां नीचे की ओर झुक गई। यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, ये आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों अलग अलग है। आप स्पर्श कहीं पर करोगे, गति अलग जगह पर होगी। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए, यानी एक स्थान से जैसे ही आपने पत्ती के एक भाग को टच किया, उसकी सूचना दूसरे भाग तक जाएगी और अनुक्रिया उस भाग के अंदर होगी। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं, जैसे हमारे अंदर तंत्रिका ऊतक थे, न्यूरॉन से बने हुए थे। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो मैंने आपको रंध्र की संरचना बताई थी। रंध्र होता है, उसके पास में दो कोशिकाएं होती है जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है या द्वार कोशिका कहा जाता है। वे कोशिका रंध्र को खुलने और बंद होने के लिए प्रेरित करती है। जब जल फुल भरा हुआ हो तो वो कोशिकाएं फूल जाएगी, रंध्र खुल जाएगा,
और जब जल कम होगा तो वो सिकुड़ जाएगी और रंध्र है वो बंद हो जाएगा। तो वो भी एक प्रकार की अनुक्रिया होती है। अब वृद्धि के कारण गति कैसे होगी? मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान, आप देखते हो ना, कहीं बेल बढ़ती है ना, किसी के सारे दीवार के सारे बढ़ गई, किसी पेड़ के सारे लिपट के बढ़ गई, वो क्या कहलाता है? प्रतान। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं क्योंकि ये वृद्धि दिशिक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इनसे दूर मुड़कर यानी जमीन की ओर मुड़कर अनुक्रिया करती है। जो प्रकाश की ओर गति करेगी उसको ऊपरीगामी, और जो जमीन की ओर गुरुत्व के कारण वृद्धि करेगी वो क्या कहलाएगी? अधोगामी वृद्धि। ये प्रकाश की दिशा में झुक रहा है और ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ये धनात्मक, यानी अगर जमीन की ओर वृद्धि होगी तो धनात्मक और इससे विपरीत होगी तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा? क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरण के बारे में विचार कर सकते हैं? आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है, अति। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती है। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हमारी भुजा और अंगुलियां यादृश में होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग नए जनित और नए संचारित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। देखिए, यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपन कोशिका एक रासायनिक यौगिक निर्मोचन करना प्रारंभ कर देती है, यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संशोधित करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, किसका? रसायनों के उपयोग का, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। यानी हार्मोन पौधों के अंदर भी होंगे, मनुष्य के अंदर भी होंगे। हार्मोनों का गुण होता है निकलेंगे कहां से और काम कहीं दूसरी जगह पर करेंगे। देखिए, अगला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों के अंदर कुछ हार्मोन है, उनके बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अंडरलाइन कर लेना। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संशोधित करता है तब हार्मोन इसे ऑक्सिन कहते हैं। प्ररोह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन को अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना। ऑक्सिन कहां पर संश्लेषित होगा? ये पौधे के अग्र भाग में टिप पर, जैसे
तना बढ़ रहा है तो उसके ऊपर के टिप पर, और जड़ बढ़ रही है तो उसके नीचे के टिप पर कौन सा हार्मोन संश्लेषित होगा? ऑक्सिन, और ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाएगा। अगर आपने पौधे के टिप को काट दिया तो पौधा लंबाई में वृद्धि करना कम हो जाएगा और चौड़ाई में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विस्तृत होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। किस हार्मोन के कारण? ऑक्सिन के कारण। दूसरा हार्मोन आता है जिब्रेलिन। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये भी तने की वृद्धि में कौन सहायक होगा? जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करवाएगा। अंडरलाइन कर लेना। पहला हार्मोन ऑक्सिन संश्लेषित होगा पौधे के टिप वाले, टॉप वाले, शीर्ष वाले भाग में, पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाएगा। दूसरा है जिब्रेलिन, ये भी पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाता है। तीसरा है साइटोकाइनिन, जो पौधे की कोशिकाओं में विभाजन करवाता है। और इसलिए ये उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। कौन? साइटोकाइनिन। ये उन पादप हार्मोनों के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। ये तीन हार्मोन तो वृद्धि को बढ़ाएंगे, एक हार्मोन ऐसा भी होता है जो वृद्धि को रोकता है। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन यानी कम करने के लिए या रोकने के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। इस हार्मोन का उदाहरण क्या है? एब्सिसिक अम्ल एक संदमन करने वाला, वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण? एब्सिसिक अम्ल, क्योंकि ये उसकी वृद्धि को रोक देगा। तो ये थे मनुष्य पौधे के अंदर 3-4 प्रकार के हार्मोन। एक एथिलीन हार्मोन भी होता है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फलों के पकने के दौरान बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चारों हार्मोनों का आपको अंडरलाइन करके उस पूरे पैराग्राफ को आपको समझ के याद करना है। फिर हम देखते हैं जंतुओं में हार्मोन। तो जिस प्रकार पौधों में थे, मनुष्य में भी, जंतुओं में भी हार्मोन होते हैं। देखिए आपके आगे एक टेबल दी हुई, आपको ये टेबल अच्छी तरह याद करनी है। पहले तो पुरुष और महिला के अंदर, नर और मादा के अंदर किस प्रकार हार्मोनों को स्रावित करने के लिए ग्रंथियां, उनको बता रही हूं मैं आपको। देखिए ये नर का डायग्राम है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में दोनों के ही होता है, इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि शरीर की सब अंतःस्रावी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि। ये हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड, आउटू यानी पैराथायरॉइड और पराउटू, आउटू यानी थायराइड और पराउटू यानी पैराथायरॉइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सारे हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब है हार्मोनों का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो पूरे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि, जो पुरुष में भी होती है और महिला में भी होती है। इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इस ग्रंथि का कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो पुरुष और महिला दोनों में होता है। इसे क्या बोलेंगे? हेडमास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि पीयूष और हेडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। फिर एक हमारे मध्य मस्तिष्क में ग्रंथि होती है, जिसे क्या बोलेंगे? पीनियल ग्रंथि। ये भी पुरुष महिला दोनों में होती है। थायराइड और पैराथायरॉइड हमारे गले के अंदर रहती है, जो थायरोक्सिन, पैराथायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन इन हार्मोनों का स्राव करती है। तो ये गले में स्थित रहती है, थायराइड और पैराथायरॉइड। एक छाती के मध्य में अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार कम होता जाता है। ये थाइमोसिन नामक हार्मोन निकालती है, जो शरीर में एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करता है। अब जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी, ये ग्रंथि छोटी होती जाएगी। यही कारण है कि वृद्धावस्था के अंदर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि थाइमस ग्रंथि या तो बिल्कुल छोटी सी रह जाती है या विलुप्त हो जाती है। अब ये नहीं रहेगी तो थाइमोसिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थाइमोसिन हार्मोन नहीं बनेगा तो शरीर में एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी, जिसके कारण बीमारियां, रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर अगला पार्ट आता है अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर में 2 किडनी या वृक्क होते हैं, प्रत्येक वृक्क पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या बोलेंगे? अधिवृक्क, यानी वृक्क पर पाई जाने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। मनुष्य में 2 वृक्क या किडनी होती है, दोनों पर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित रहती है, जो पुरुष में भी होती है और महिला में भी होती है। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ये हमारे शरीर में अन्य कुछ सक्रिय क्रियाओं के समय, यानी डर लगने के समय, गुस्सा आने के समय,
ये ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो जाती है और एड्रिनलिन हार्मोन निकालती है जो शरीर के श्वसन दर को बढ़ा देता है, पसीना को बढ़ा देता है, भूख को कम कर देता है। वही काम जो हमारा तंत्रिका तंत्र कर रहा था, कौन सा? मैंने आपको बताया था ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें अनुकंपी वाला भाग कर रहा था, वही ये अधिवृक्क ग्रंथि काम कर रही है। अधिवृक्क ग्रंथि हमारी वृक्कों पर स्थित रहती है, इसलिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन का निर्माण करती है। ये हार्मोन शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वृद्धावस्था आएगी, ये ग्रंथि छोटी होती जाती है, अंत में विलुप्त हो जाती है, तो शरीर में एंटीबॉडी कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप बूढ़े लोगों में बीमारियां जल्दी हो जाती है। कारण क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि कम हो जाती है। सॉरी, कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। तो ध्यान रखना, थाइमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, थाइमस ग्रंथि या तो बिल्कुल छोटी रह जाती है या विलुप्त हो जाती है। और इस ग्रंथि का काम है थाइमोसिन हार्मोन निकालना, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। अब जब ये ग्रंथि छोटी हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी तो शरीर में एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी, और यही कारण है कि वृद्धावस्था के अंदर रोग ज्यादा होते हैं, व्यक्ति बीमार ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो थाइमस ग्रंथि है वो या तो विलुप्त हो जाती है या वो निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्कों पर पाई जाती है। ये अधिवृक्क ग्रंथि क्या करती है? दो पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में वृक्क भी दो है, तो अधिवृक्क ग्रंथि भी दो होगी, पुरुष में भी होगी और महिला में भी होगी। फिर अलग क्या है? पुरुष में होता है वृषण और महिला में होता है अंडाशय और गर्भाशय। वृषण है, एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनाएगा, शुक्र जनन को प्रेरित करेगा। उसी प्रकार मादा के अंदर अंडाशय है, वो एलएस हार्मोन, एफएसएच हार्मोन स्रावित करेगा जो अंड जनन को प्रेरित करेगा, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाएगा। उसके अलावा जो गर्भाशय है उसके द्वारा रिलैक्सिन, इस प्रकार के कुछ हार्मोन्स भी स्रावित किए जाते हैं। तो ये है एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथियों का डायग्राम। इसके बाद एक ये टेबल आती है, ये आपको याद करनी है। ऊपर जो वर्णन दिया हुआ है इसमें से आपको टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है, वो आपको भरनी है। जिससे वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से। कार्य क्या है? सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करना। उसी प्रकार थायराइड ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। काम क्या करेगा? शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करेगा। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है जो रक्त में शर्करा का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण से निकलता है जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाएगा। अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेंगे जो मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करेंगे। एड्रिनलिन से, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन निकलेगा जो शरीर में सक्रिय अवस्था लाएगा, आपातकाल की स्थिति में काम करेगा। और मोचक हार्मोन ये किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद करनी है। जो इस टेबल में है वो यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो अगला आपका अध्याय आएगा जनन के द्वारा, जीवों में जनन किस प्रकार होता है उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।